कॉल नहीं हुई उसके पीछे का कारण ये है कि आपके फोल्डर का नाम है डिफरेंट। आपने क्या लिखा फोल्डर नेम बीजी इमेज, और उसके अंदर आपने 2 इमेजेस कॉल किए हुए हैं। कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कहाँ हुआ है कि जब आपने इमेज यहाँ पर कॉल किया ना तो आपने फोल्डर का रेफरेंस गलत दिया हुआ है। यहाँ पर बीजी इमेज लिखना था आपको, ठीक है। तो अगर हम आपका कोड कॉपी करते हैं यहाँ से और आपकी एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, क्या लिखा आपने इसमें, लैंडस्केप। लैंडस्केप के नाम से भी कोई इमेज नहीं, आपने गलत नाम रखा हुआ है। कोई नहीं। तो ये हमारा जैसे कि नोटपैड है, ये आपकी फाइल है, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कोड सही है कि नहीं। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं इसकी जगह कोई और इमेज कॉल कर देता हूँ। फाइल को कर लेते हैं सेव। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो चेक कीजिएगा। TTS 22330 मई मंथ, आज हो गई 13 मई। तो हम इसका नाम रख देते हैं मुकुल, क्योंकि ये मुकुल का डाउट है। मुकुल.html। तो मुकुल हमारे पास देखो इमेजेस का फोल्डर तो है यहाँ पर। आपके बैच टाइम में आते हैं TTS 22330 मई मंथ, करंट डेट। बट हमारे पास लैंडस्केप के नाम से नहीं, हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, ठीक है। IMG गर्ल, हमने इसको यहाँ पर क्या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। फिलहाल तो हमें जस्ट इमेज कॉल करने का प्रोसेस समझना है। तो इमेज हो चुकी है हमारी बैकग्राउंड में कॉल। अब इस फाइल को आप रन करके देखो, आगे ना। बस हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से इसका नाम देखा और इसका फाइल टाइप देखा। हम लोगों ने फाइल टाइप किया, माउस रखेंगे थोड़ी देर, क्या लिखा रहा है JPG। बस यहाँ पे लाके हमने उसको लिख दिया, फोल्डर का नेम और इमेज का नेम, डॉट उसका एक्सटेंशन, ठीक है। और क्या दिक्कत आई है? बस यही था। अच्छा, अभी यहाँ तक ही पहुँचे हो। हाँ जी, आप लोग पूछिए। गर्ल्स, आपका कुछ डाउट था? अच्छा, यानी कि ठीक है। काफी दिन पहले कर देना था, 24 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन देखो ये तो अपना एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है। लाइफ में कुछ भी जब नया करने आप जाओगे ना, तो कुछ दिन आप उस चीज़ के साथ एडजस्ट करने में टाइम लोगे, है ना। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, भाई हम लोग बाइक स्कूटी जब चलाना स्टार्ट करते हैं तो एकदम थोड़ी ना प्रो हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है। और उसके बाद में कभी सोचना भी नहीं पड़ता। जो बाइक चलाते हैं खासकर बॉयज़, तो उन्हें पता भी नहीं होता कब गियर शिफ्ट हो रहे हैं, कौन से लग रहे हैं। ट्यूनिंग बैठ जाती है ना, तो भाई ट्यूनिंग बैठानी है आपने इसके साथ। अब देखो 2 कारण हो सकते हैं हमें समझ में बहुत अच्छा आ जाए या ना आए। एक कि हम समझना ही ना चाहें, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप UI UX में अपना करियर देख रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कोड को समझना। क्योंकि अगर कोड समझ में आएगा तभी एक अच्छा डिज़ाइन बनेगा, और तभी आप उस डिज़ाइन को आगे HTMLize करा पाओगे। तो ना समझने का कोई ऑप्शन है ना। और यहाँ पर वो भी नहीं कि भाई चलो एज टू एज वाला काम हो जाए तो उससे जॉब नहीं लगेगी फिर, है ना। जैसे स्कूल टाइम मतलब पासिंग मार्क्स आ जाए, मैथ समझ में नहीं आ रहा, चलो तो 33 नंबर ही आ जाए, तो यहाँ पर उससे काम होगा नहीं। तो या तो पूरा समझ में आए या फिर बिल्कुल ही। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी हमारे 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, है ना। आई थिंक हम लोगों ने अप्रैल मंथ में स्टार्ट की थी ना जर्नी अपनी, 1 अप्रैल।
यानी कि इतनी क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पर कर ली थी, है ना, 10 क्लास और 4 क्लास, 3 क्लास मान लेते, जो 4th क्लास आज होगी इस मंथ। तो अभी ये बताओ सबको कहाँ तक आ चुका है समझ में, कितनी चीज़ आप बना पा रहे हो। निकिता कुछ चलाए अभी तक क्या? अच्छा, बेसिक मतलब समझ में आ गया ना। अच्छा, मतलब डॉक मतलब जो एक HTML पेज बनाने के लिए जो बेस कोड होता है वो सबको पता है? ऐसे नहीं, बिना देखे कितने लोग लिख ले रहे हो? आप लिख देते हो बिना देखे? आप भी? वेरी गुड। हाँ, जो डॉक टाइप से लेकर हम लोग नीचे तक डिफाइन करते हैं, सबको आ गया ना इतना? तो पेज बनाने के लिए इतना तो बहुत ज़रूरी है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी में जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें, हेडिंग्स बहुत ज़रूरी रोल होती है ना। और हेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, कौन बताएगा? 6 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उसमें? H1 6 तक कौन बोला? ये बोला 6 तक नहीं होता है, इम्पोर्टेंट 3 ही होते हैं, H1, H2 एंड H3। ठीक है, 4, 5, 6 को वैल्यू नहीं करा जाता बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन 1, 2, 3 को बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। इन तीनों में से कौन सा है जिसको सिर्फ 1 टाइम ही यूज़ करना होता है? H1। चलो, और देखो कोशिश करना कि H2 और H3 भी 1 टाइम ही यूज़ हो। कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो ना करना पड़े। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका पेज के रैंक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेसी नहीं करोगे तो आपके पेज के रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे। बट गूगल सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है 1 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, बट 2 और 3 भी आ जाते हैं कि डुप्लीकेसी ना हो। अगर होगा तो चल जाएगा, बट मैंने आपको ट्रिक बताया कि इन लोगों का पेज रैंक नहीं हो पाता, किन का बहुत ईजिली हो जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, अवॉइड करोगे तो सही रहेगा। बैकग्राउंड में इमेज कितने लोग कॉल कर लेते हो? सभी सो रही है? समझ में आ गया सारा फंडा? कौन कौन से फॉर्मेट अलाउड है, कौन कौन से फॉर्मेट डाल सकते हैं हम लोग इमेज के बैकग्राउंड में? PNG, JPG और JPEG। ठीक है, और फाइव टू 7 होते हैं। तो 3 नाम हमें पता चल गए, 4 की और कमी है। तो बच्चे 4 कौन बताएगा कौन कौन से होते हैं? नहीं, टिफ वेब में यूज़ नहीं होता, प्रिंट के लिए यूज़ होता है। HEIC वो एप्पल का होता है, वो यूज़ नहीं होगा। तो इमेजेस हमें ध्यान रखना है, गिफ, ठीक है, JPG, JPEG, PNG, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वेब पिक्चर। जब भी आप कोरल या मतलब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हो तो नेट से कई बार आप ग्राफिक डाउनलोड करते थे ना, तो क्रोम फाइल डाउनलोड हो जाती थी, नोटिस किया होगा। फिर आप उसको ले जाते थे पेंट में, फिर पेंट से उसका एक्सटेंशन चेंज करते थे, फिर लेके आते थे फोटोशॉप में, है ना। लेकिन वेब के अंदर ध्यान रखना, अगर आपको बहुत ही लाइट वेट अगर वेबसाइट बनानी है तो वेब पिक्चर एक्सटेंशन का ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये बताओ कि जब हम लोग कोई इमेज कॉल करते हैं तो उसका एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है? IMG, SRC। इनमें से अगर हम लोग देखें, IMG एलिमेंट हो गया, SRC इज एट्रीब्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जिसके बिना इमेज नहीं दिखाई देगी? क्या? लोकेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि IMG इज एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जिसके बिना वो एलिमेंट इफेक्टिव नहीं होता।
IMG में ऐसा क्या है कि जिसके बिना इमेज डिस्प्ले नहीं होगा? सोर्स, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि सोर्स नहीं हो तो इमेज नहीं होगी। और क्या हो सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इमेज तो क्लोज ही नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, वो तो एलिमेंट आ गया ना, मतलब हमने एट्रीब्यूट की बात की, तो SRCs एट्रीब्यूट, उसमें कोई भी फाइल टाइप हो सकता है, लेकिन एक इमेज एलिमेंट तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक उसमें सोर्स और ALT ना हो, है ना, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है? आप कह दो इमेज के लिए ये होता है, लेकिन अगर ALT भूल जाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है हेडिंग की अगर क्लैरिटी लेके चलो तो ध्यान रखना 1 2 3, 1 तो सिंगल टाइम ही यूज होगा, उसको डुप्लीकेसी कर ही नहीं सकते। 2 और 3 कर सकते हैं, बट ना करें तो रैंक होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। उसका टेक्निक CSS के अंदर छुपा है कि हम लोग उस एलिमेंट के साइज को अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट देखो क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा देखो, जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, ध्यान से देखना, अब जैसे यहाँ लिखा है 499 ओनली, ये फॉन्ट साइज अब ध्यान से देख लो। फिर क्या है, बेस्ट डील्स ऑन स्मार्टफोन, तो देखा जाए तो दोनों का हेडिंग सेम ही है ना। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, सेम साइज, सेम साइज, है ना। अब विजुअली अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो हमें लगता है कि शायद एक ही कोई टैग है जो जिससे सारी चीज़ें बनती जा रही हैं। H2 हो सकता है या H3 हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, बट साइज में क्या कोई वेरिएशन है कहीं से कहीं तक? अगर आप यहाँ देखो, चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ। F12 तो अपने को पता चल ही चुका है ना, इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट टूल लेंगे, पॉइंटर रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एक दिखाई दे रहा होगा फॉन्ट कलर के नीचे, और वहाँ पे 22 पिक्सल्स दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है? सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कलर के नीचे देखो फॉन्ट लिखा हुआ है 22 पिक्सल्स, इंटर अंडरस्कोर सेमी अंडरस्कोर बोल्ड फॉलबैक इंटर सेमी बोल्ड, दिख रहा है ना? तो 22 पिक्सल, 22 पिक्सल, इस हेडिंग पर आइए, 22 अगेन, ठीक है। तो हर जगह क्या है, 22 है। बट आप ध्यान से देखो तो इन्होंने इसके लिए डिव का इस्तेमाल किया, डिवीजन टैग, इन्होंने H का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीजें इसके अंदर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पेज में H1 तो यूज हुआ होगा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो H1 कहाँ है। तो आप अगर कंट्रोल U प्रेस करोगे और यहाँ कंट्रोल F प्रेस करोगे और यहाँ सर्च करोगे H1, तो दिखाई दिया H1 में क्या लिखा है, फ्लिपकार्ट द वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन, ठीक है। ये H1 है, दिखाई दे रहा है। एक बार और इन्होंने कहीं चला दिया है, जरा पता लगाते हैं वो कहाँ है, लेकिन 2 बार चलाने पर दोनों में सेम ही मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 डिफरेंट मैटर होते तो ये गलत हो जाते, बट दोनों बार टेक्स्ट सेम है, तो क्या होगा, एल्गोरिथम कंफ्यूज नहीं होगा। जिस भी वेबसाइट पे H1 का डुप्लीकेसी दिख जाए, जैसे अभी तो फिलहाल अरीना ने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को अपनी साइट में, चेक करेंगे अरीना एनिमेशन इंडिया.com, जैसे ये एक वेबसाइट है। अब हम यहाँ प्रेस करते हैं कंट्रोल U कंट्रोल F और H1 देखो कितनी बार लगाए हुए, 9 बार, गलत, सारे रूल्स ही ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो ये पुराना वाला डिज़ाइन हम लोग अरीना का देख रहे हैं। इस अरीना की वेबसाइट में जितनी बार भी हेडिंग लिखा गया, जो डिज़ाइनर था उसको पता ही नहीं, उसको कोडिंग आता था लेकिन उसको प्रिंसिपल नहीं पता थे, जिसकी वजह से ये गलती हुई है। देखो पहला क्या लिखा है, एनिमेशन VFX एंड ग्राफिक डिज़ाइन। दूसरा हेडिंग क्या लिखा है, आर कोर्सेस, देखो कोर्सेज यहाँ लिखा होगा, फिर देखो नीचे आइए, ये देखिए ये भी हेडिंग है। फिर ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन भी H1 में लिखा गया इसके अंदर, यानी कि ये अगर इसको डायरेक्ट ढूंढना तो ऐसे इंस्पेक्ट करके ढूंढ सकते हो, ये देखो दिख जाएगा H1, दिखाई देगा H1, तो ये गलत है। देखने में वेबसाइट भले से कितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये रिजेक्टेड साइट है एक तरह से, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये SEO पे कभी नहीं चलेगा। अब ये वेबसाइट कैसे चल सकती है कि इसके ऊपर पैसे लगाओ, यानी कि पेड एड कर चलाओ इसके ऊपर, गूगल एड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये वेबसाइट दुनिया को दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी किसी को।
ऑर्गेनिकली ये साइट ग्रो कभी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिक एथिक्स सब इसके अंदर गड़बड़ हो रखे हैं। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ H2 ढूंढने जाते हैं तो टोटल 4 टाइम है। H3 अगर हम लोग सर्च करेंगे 6 टाइम है। H4 हम लोग देखते हैं तो 0, H4 H5 H6 में है ही नहीं कहीं पर। तो H1 के साथ डुप्लीकेसी कभी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं जरा इसका आपको डेमो दिखाता हूँ। एक लाइव टूल पर आते हैं SEO ऑप्टिमर। क्यों मैं मना कर रहा हूँ उसको समझिए प्रैक्टिकली। हम इस वेबसाइट का ऑडिट कर लेते हैं कि क्या ये साइट सही है या गलत है। अभी SEO A+ दिख रहा था ना, C- हो गया, B-। अभी एक फ्री टूल है लेकिन ये उस कमी को पकड़ सकता है। ट्राई करके देखते हैं। मैंने इससे पहले कोई ट्राई किया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, योर पेज हैज मोर देन 1 H1 टैग। इट इज जनरली रिकमेंडेड टू ओनली यूज 1 H1 टैग ऑन अ पेज। क्लियरली लिखा है, ये रूल ब्रेक किया गया है, क्रॉस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 को जो है 4 टाइम, 3 को 6 टाइम, 5 और 6 को इन्होंने 6 टाइम यूज़ किया लेकिन 4 को नहीं यूज़ किया है। और H1 में इन्होंने इतनी सारी कहानी लिखी है, इतनी जगह पर जहाँ H1 यूज है ये सब चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर। तो ये एक तरह से इस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट SEO। ठीक है, यानी कि आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो क्योंकि सारे H1 के अंदर आपने कॉमन कीवर्ड डाल दिए। ठीक है, ये पर्पसली किया हुआ है लेकिन ये ब्लैक हैट है। ब्लैक हैट का मतलब ये होता है कि आप गूगल के जो रूल्स रेगुलेशन उनका वायलेशन कर रहे हो, और जिस दिन भी गूगल ने बैन कर दिया इस डोमेन को तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब कीवर्ड है, क्योंकि कोई भी अगर सर्च करेगा वो 3D एनिमेशन लिखेगा, फिल्म मेकिंग लिखेगा, और ये वेबसाइट सर्च में इसलिए ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ रूल ब्रेक हुआ है। जैसे इस वेबसाइट के अंदर टाइटल टैग ही नहीं है। कमाल की बात ये देखो। हाँ हाँ, तो करेक्ट कर देंगे तो सही। वैसे इसका नया डिज़ाइन बन चुका है, मैं आपको पुराना डिज़ाइन दिखा रहा हूँ इसका। इसका नया डिज़ाइन बन चुका है। तो ऐसे ना टूल्स आते हैं पेड, जिनकी हेल्प से हम लोग पता लगा लेते हैं। तो इमेज के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, कौन बताएगा? क्या टारगेट? इमेज में टारगेट होता है कुछ? नहीं होता ना। टारगेट किस में होता है? लिंक में होता है, यानी कि एंकर टैग या ए टैग के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा हमने ए टैग में एक टॉपिक पढ़ा था ID इक्वल टू, उसका क्या काम होता है? एंकर लिंकिंग पढ़ाया था ना, एक पेज में ऊपर से नीचे जाने के लिए, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। बुक मार्क, करेक्ट। तो उसको ग्राफिक डिजाइन में बुक मार्क बोलते हैं, वेब डिजाइन में उसको एंकर लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राई किया था किसने? हाँ, तो ना होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि पेज में गुड इनफ कंटेंट नहीं है पेज में स्क्रॉलिंग के लिए। पेज में जब तक स्क्रॉलिंग नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करता। तो डेटा स्क्रॉल होना चाहिए। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी तो क्या है ना, हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अभी तो कुछ भी कर लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में पहले ही बता देता हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या है उस चीज़ के ना। बट जब आप क्योंकि आपकी जर्नी मेरे साथ काफ़ी लंबी है, मतलब मान के चलो अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, सबका कोर्स क्या है? DCC है ना शायद, क्या है अपना बैच? डिजिटल कंटेंट, UI UX। हाँ, सबका काफ़ी लंबा अच्छा खासा कोर्स है। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम आपका लगेगा मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छे से सारी चीज़ सीख जाओगे। और अभी किसी को अगर ये लगता हो भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है या मुझसे नहीं होगा, ये सब चीज़ें निकाल दो। अभी हमारा 2nd मंथ स्टार्ट हुआ है, आप धीरे धीरे अपने अंदर खुद प्रोग्रेस देखोगे
अपने आप आपको समझ में आने लग जाए कि हमें चीज़ें जो पहले बहुत टफ लग रही थी, कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, अब वो यूज टू होने लग रहे हैं। बस अपने आप से ज़्यादा नहीं, इतना प्रॉमिस करो कि मैं डेली 1 से 2 घंटे दे पाऊँ। अगर इतना कर लोगे ना, हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसलिए। क्योंकि मैंने 18 घंटे नॉन स्टॉप दिया है सीखने के लिए चीज़ों को। तो तुमसे मैं 2 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बाद कुछ नहीं बचता। कि कोई तुम्हें ये बोले कि अरे इसमें तुम्हें सर ने ये नहीं पढ़ाया, ये रह गया, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर और कुछ करने के लिए। ठीक है, तो तुम 2 घंटे भी दोगे तो भी तुम प्रो हो जाओगे एकदम। तो बच्चे एट्रीब्यूट बताओ कौन कौन से होते हैं इमेज में। विड्थ होता है, हाइट होता है, एच स्पेस पढ़ा था हमने कुछ नहीं पढ़ा। एच स्पेस हमने पढ़ा होगा, अगर हमने 5 पेजेस की लिंकिंग सीखी होगी तो इसके अंदर पढ़ा होगा। हमने इमेज डाली थी यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पर स्पेस बनाया था इमेज के अंदर। एच मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस, है ना? याद नहीं तो ये इसमें मर्ज हो जाता है बिल्कुल। तो देखो इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं आपको। अगर ये नहीं डाला होता हम लोगों ने तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ऐसे चिपक के आता बिल्कुल इससे। इसी गैप को मेंटेन करने के लिए हमने 10 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल स्पेस ऐड किया था इसमें, है ना? चलो, तो इसमें देखो मैंने सारे जितने भी हो सकते थे ना मैक्सिमम सारे ऑप्शंस आपको बताए थे इसके अंदर, इमेज के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आप ध्यान से देखो, सोर्स, ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, विड्थ, हाइट, अलाइन और एच स्पेस। अलाइन लेफ्ट क्यों डाला था हमने? अच्छा, ना डालो तो नहीं जाएगी। बाय डिफॉल्ट तो सारी चीजें लेफ्ट अलाइन ही होती है ना। अलाइन लेफ्ट का क्या काम था? ताकि ये टेक्स्ट बॉटम से शुरू ना हो, टॉप से शुरू हो। दोबारा से देखो, अगर हम नहीं डालते तो टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर लेफ्ट लिख दोगे तो ऊपर से शुरू होगा, टॉप से। ठीक है, ये इसलिए डाला था हम लोगों ने। पैराग्राफ के अंदर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट कितने होते हैं, कौन कौन से? जस्टिफाइड एडिशनल होता है, बाकी लेफ्ट सेंटर राइट कॉमन होता है आपका, है ना? जस्टिफाइड, अभी यहाँ बताओ इस वाले डिजाइन में कौन सा अलाइनमेंट यूज हुआ है? कैसे पता है? देख लिया था। अब अच्छा, ऐसे विजुअली अगर देख के कुछ बताना हो तो हाँ, क्योंकि लेफ्ट और राइट बहुत एजेस पर टेक्स्ट अपना वेल अलाइन है। ऐसा नहीं कि कोई लेफ्ट राइट में जिगजैग हमें दिखाई दे रहा हो, है ना? तो ये जस्टिफाइड का है। देख तो लिया, लेकिन विजुअली कैसे पहचानोगे? क्योंकि अभी आपसे पहले कुछ बच्चों का ना इंटरव्यू हुआ था, तो आपको जैसे हम लोग नोटपैड पे सिखा रहे हैं, मैं जनरली हमेशा HTML CSS नोटपैड पे ही सिखाता हूँ। वैसे तो तुम्हारे कोर्स में ना VS कोड दिया होता है, बट कंपनी ना कई बार VS कोड पे नहीं करती इंटरव्यू आपका। वो देखना चाहते हैं आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है, और फंडामेंटल नोटपैड से स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि नोटपैड में कोई हिंट या सजेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर मेरे सामने VS कोड खुला हुआ है, अब मान लीजिए कि मुझे कोई एक न्यू फाइल बनाना हो, जैसे मैं डेमो के लिए यहाँ न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, demo.html। अब आप जो बेस कोड लिखते हो वो देखो VS कोड में सिर्फ इतना लिखने से हो जाता है ना? सब कुछ आगे ना वहाँ पे लिखा हुआ, कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन होता क्या है, जब इंटरव्यू का टाइम आता है, क्योंकि हम तो हिंट से काम कर रहे थे ना, तो ये भूल जाओगे तुम। अब तुम्हें एक एक लाइन का मतलब पता है कि डॉक टाइप क्या होता है, ये क्या होता है। व्यू पोर्ट भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तुम्हारी जो थ्योरी चल रही थी उसके अंदर मैंने पढ़ाया था। बट ये दोबारा से आप देखोगे कि इसका यूज़ क्या होता है, सारी चीज़ें दोबारा से रिवीजन में आएंगी आपकी। तो VS कोड पर हम लोग तब मूव करेंगे जब आप आंख बंद करके कोड लिखना सीख जाओ, कि अब आपको सब पता चल गया। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े कोड आप सेकंडों में लिख सकते हो। जैसे एक और छोटा सा डेमो अगर आपको दिखाएं, मान लो हमें कोई वेबसाइट बनानी है, तो हम
यहाँ आएंगे, हमें कोई नैब बार बनाना है, तो देखो ना इतनी कोडिंग हमने इतनी देर में कर दी इसके अंदर, और इसका आउटपुट भी देख लो, देखो नैब बार बन गया, ड्रॉप डाउन भी आ गया, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आगे जाके रफ्तार बहुत बढ़ने वाली है। मतलब जो मैंने किया इतने आपको करना काम हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना नकल के लिए अकल, पहले फंडामेंटल तो समझना पड़ेगा ना, तो स्पीड बढ़ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 महीने के बाद आपके अंदर बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आपको। लेकिन पहले प्रॉमिस करो HTML बढ़िया से सीखना है, क्योंकि ये आधार है, बेस फाउंडेशन जिसको लोग बोलते हैं। जितना बढ़िया HTML होगा और जितना अच्छा CSS होगा, आपसे बढ़िया वेब डिज़ाइनर कोई नहीं हो सकता। और अगर ये 2 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जैसे होता है ना कि जिनका कोर्स कंटेंट होता है, जैसे कि हमें एनिमेशन VFX का पार्ट है, तो बच्चा ना इस गलत फहमी में रह जाता है कि मैं आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छा करूँगा, ठीक है, या मैं 3D बहुत अच्छा करूँगा, मैक्स माया कभी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसने फंडामेंटली ख़राब कर दिया अपना। जिस दिन उसका मैक्स माया का इंटरफेस सामने आएगा ना, वो क्या कहेगा, यार ग्राफिक ही अच्छा था, सर मुझे दोबारा ग्राफिक पढ़ा दो। क्योंकि बेस जब क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ चलेगी नहीं आपसे, और अगर चला लोगे तो ऑपरेटर बन के रह जाओगे, डिज़ाइनर तो नहीं बन पाओगे। ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए फंडामेंटल हमेशा हर चीज़ का बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक हमने और एलिमेंट पढ़ा था HR, याद है? HR क्लोज होता है क्या? क्लोज होता है HR? पता नहीं, नाम नहीं सुना अभी तक। अगर HR बंद नहीं होता तो फिर उसको किस तरह का एलिमेंट बोला जाएगा? मतलब कंटेनिंग, नॉन कंटेनिंग, या एम्प्टी, या कंटेनर, किस तरह का मतलब एलिमेंट हुआ? एम्प्टी टैग हुआ। बिल्कुल सही है, बट आइडिया अच्छा लगाया इन्होंने। श्योर नहीं है। अब इसमें एट्रीब्यूट बताओ कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। अलाइन का क्या काम होता है उसमें? अलाइन किस और एट्रीब्यूट के साथ काम करेगा? जब, क्योंकि HR में अगर डायरेक्ट अलाइन लिखो तो कोई काम नहीं है उसका, तो साथ में ऐसा और कौन सा एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा तब HR जाके इफेक्टिव होगा? देखिए था HR की विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी होती है अजय? अगर हम अपनी फाइल ओपन करें यहाँ पर, ना 100% होती है। ये देखो बाय डिफॉल्ट हमारी लाइन जो होती है क्या होती है? 100% होती है ना। अब मान लो कि मुझे इसको सेंटर लाइन करना पड़ेगा, तो मुझे टोटल विड्थ को तो कम करोगे तभी तो आप अलाइन देखोगे। अब अगर हम लोग इस फाइल को नोटपैड में ओपन करें इस तरह से, और मैं यहाँ जाके लिख दूँ अलाइन सेंटर, तो सेंटर तो होएगा नहीं ना, क्योंकि विड्थ 100% है। देखो यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है क्या? कोई चेंज नहीं है। बट अगर मैं विड्थ को यहाँ बोल देता हूँ कि ये 50% हो जाए, अब आप देखना टॉप वाली लाइन आपको सेंटर में दिखाई देगी, है ना। तो ये मेरे लिखने से सेंटर हो रहा है या बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है? लिखने से हो रहा है बाय डिफॉल्ट। कैसे पता है बाय डिफॉल्ट? मैंने तो लिखा है ना अलाइन सेंटर। डिफॉल्ट ही सेंटर ही होता है, आप लिखें या ना लिखें। ये देखो, ठीक है। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 50%, तो ये परसेंटेज लेगा स्क्रीन का। 50 अगर लिखेंगे ओनली तो पिक्सल्स में कंसिडर होगा, तो पिक्सल था। तो ये एक ऐसा पूरे उसमें आप देखोगे टेबल के अंदर एक आपने एलिमेंट पढ़ा TH, वो भी सेंटर होता है ना। TH बोल्ड और सेंटर आता है। उसके बाद ये HR एक ऐसा है जो आपका सेंटर में आता है डिफॉल्ट, ठीक है। तो HR को हमें लेफ्ट भेजना पड़ता है अगर लेफ्ट में डालना है तो, जैसे मैंने यहाँ देखो लेफ्ट में डाला हुआ है। अब अगर मैं 50% वाले से अगर मैं इस वाली लाइन से अगर सेंटर लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डिफॉल्ट सेंटर ही होता है। देखो सेंटर ही आ रहा है ना 3rd नंबर, ये चीज़। तो इसमें देख लो एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? विड्थ,
अलाइन साइज, साइज क्या डिसाइड करता है, थिकनेस या विड्थ, थिकनेस कितनी रहेगी। नो शेड का क्या काम होता है, अगर हम लोग ये दो चीज़ें ना डालें तो आपको अपनी लाइन में 3D डेप्थ दिखाई देगी इस तरह से। ये डेप्थ ना दिखाई दे इसके लिए हम लोग डालते हैं नो शेड। अब ये आपको ग्रेश कलर में दिखाई देगा इस तरह से। लेकिन मुझे प्योर ब्लैक कलर चाहिए तो आपको लिखना है कलर इक्वल टू, ठीक है। तो ये HTML के सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके HR को लेकर। अब अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उलझन जो भी है वन बाय वन क्लियर कर लो। तो देखो आपको प्रॉपर्टीज तो पता है क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ गैस कर पा रहे हो, इट मीन्स की चीज़ें तो समझ में आ रही हैं अपने को, है ना। लेकिन ये चीज़ें फिंगर टिप पर कैसे आएंगी, क्योंकि भाई जब मैं आपके लिए कोड लिख रहा हूँ तो ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी होना चाहिए ना एक टाइम के बाद में, कि मैं आपको अगर कोई डिज़ाइन दिखा दूँ सामने, भाई आपको जैसे फ्लिपकार्ट का हमने ओपन करा और आपको ऐसा कुछ बनाना है नैप बार एग्जांपल के लिए, जैसे इसमें आप देखो ड्रॉप डाउन भी है, तो ये चीज़ें हम कैसे सीखेंगे। तो देखो ये सब है HTML, लेकिन यहाँ पर लुक एंड फील जो डिसाइड हो रहा है उसके लिए CSS। तो CSS जब आप सीखोगे तो बहुत कुछ आपका एडवांस हो जाएंगी चीज़ें उसके अंदर आने के बाद। तो इंटरव्यूअर आपसे यही चाहता है कि आपको ना, जैसे सभी लोग बैठे हुए एक सामने स्क्रीन हो सकता है, सबको बोल सकता है कि भाई ये वाला सेक्शन सभी लोग बनाओ। अब वो ये देखेगा, डिसाइड करेगा इस पूरे 6-7 लोगों में से किसको मुझे हायर करना है, जिसका डिज़ाइन सबसे क्लोज टू होगा और सही अप्रोच होगी, है ना। क्योंकि एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। भाई जैसे अगर आपको घर से लेकर अरीना आना हो तो रूट बहुत सारे हैं ना, लेकिन क्विक कौन सा है और सही कौन सा है जिससे टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी पहुँच जाओ। वैसे ही कोडिंग के अंदर भी एक चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं इस ड्रॉप डाउन की बात करूँगा तो ये ड्रॉप डाउन जो है वो CSS से बना है, लेकिन अगर मैं इस ड्रॉप डाउन की बात करूँगा तो ये जावास्क्रिप्ट से बना है। तो जब आप लोग प्रो हो जाओगे तो ये चीज़ आप ऐसे देख के समझ जाओगे, लेकिन मैं फ़िलहाल करके दिखाता हूँ आपको। तो हमने क्या करा, इस वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट बंद कर दी है। तो देखो कोई भी ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा ना, तो यानी कि ये सब किससे बना था, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये चल रहा है, ये सिर्फ CSS से बना है, ठीक है। ये देख रहे हो CSS से बना है। ये क्यों नहीं चला, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था बन सकता था, लेकिन इसमें जो डेटा आ रहा है वो डायनामिक आ रहा है। यानी कि कल को अगर साइट ओनर कोई कैटेगरी ऐड कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली सभी जगह से बंद हो जाएगी, और अगर नई कैटेगरी ऐड करेगा तो यहाँ पर ऐड भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यानी कि ये वाला जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं ये साइट ओनर की तरफ से पहले से प्री डिसाइडेड है कि इसमें 4 ही ऑप्शन होंगे। तो ये क्या हुआ, स्टैटिक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कल को कोई इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी एड ऑन हो सकती है ना, तो ये क्या हुआ, डायनामिक। तो डायनामिक के केस में इसको एजेक्स रिक्वेस्ट से चलाया गया। खैर आगे की चीज़ है, आपको समझाना काम था हमारा। अब देखो रिलोड करोगे वापस से एक्टिव हो जाएगा, आगे ना सारा डेटा। ये क्राउजल भी जो आप देख रहे हो बने HTML CSS है, लेकिन फंक्शनिंग जो है एक टाइम डिले के बाद जो चेंज हो रहा है ये सब जावास्क्रिप्ट है। तो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कैसे आप बना सकते हो उसके अंदर। रुपीस का सिंबल अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हाँ पढ़े थे ना करेंसी सिंबल, येन, यूरो, पाउंड, उसमें मैंने आपको बताया था रुपीस का सिंबल। पानी है, पानी है, हाँ। या अच्छा चलो बताओ, अगर मुझे लेस देन का सिंबल प्रिंट करना तो क्या लिखोगे, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने या नहीं पढ़ा था। चलो ये तो अच्छी बात है, एक्नॉलेज किया उसने, पढ़ाया था। अच्छा चलो उसमें से क्या याद है ये बता, उस फाइल में से।
स्ट्रॉन्ग पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस होता है, क्या होता है? ये तो मुकुल ने भी पढ़ा है, बताओ। लाइव डेमो के थ्रू भी समझाया था। दोनों विजुअली आउटपुट बिल्कुल सेम देंगे, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन टेक्निकली कुछ डिफरेंस होता है कि कहाँ किसको लगा। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन फ़ायदा क्या होगा उसका लगाने से? इम्पोर्टेंट समझ में आ गया। अच्छा, क्लिक भी कर सकते हैं। वो तो हाईलाइट होता है, वो तो हाईलाइट होता है, वो हाईलाइट होता है। तुम इसकी बात कर रहे हो, दिखा देता हूँ। तुम जो बात कर रहे हो इसकी कर रहे हो। ये होता है बोल्ड और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है आउटपुट दोनों का विजुअली सेम रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है मेरे कंटेंट में कीवर्ड्स हैं और मुझे कंटेंट कोई कीवर्ड रिच लिखना है, जिस पर मैंने आप सभी को एक डेमो दिखाया था वेब टाइकून्स का, अगर याद करोगे इसको। अच्छा अभी साइड, अच्छा हमने जावास्क्रिप्ट को रोका हुआ है ना, एक्टिव कर दो पहले। तो ये हमने बात की था, जैसे इस आर्टिकल में अगर आप देखो जगह जगह कुछ मैटर लिखा है, तो ये सब क्या कीवर्ड्स हैं? बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर। राइट क्लिक करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पैराग्राफ में? अगर आप नोटिस करोगे स्ट्रॉन्ग लिखा है ना? तो इस तरह के काम के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ बोल्ड करना है लेकिन वो कोई आपका इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, तो बी का इस्तेमाल करोगे। आपको लगता है वो कीवर्ड हो सकता है, गूगल उसको इंडेक्स करे अपने एल्गोरिदम में, तो उस कंडीशन में उसको स्ट्रॉन्ग में लिखोगे। देखो दोबारा से इसको चेक करते हैं, किस में लिखा गया लाइन? स्ट्रॉन्ग के अंदर, ठीक है। अगर नॉर्मली देखोगे यहाँ पर तो आपको यही कंफ्यूजन रहेगा हमेशा कि किसका कब इस्तेमाल करना है, बट टेक्निकली ये डिफरेंस होता है। चलो इटैलिक का याद आ गया होगा क्या होता है। इटैलिक और ईएम दोनों लिक वाइज अगेन बोल्ड की तरह सेम होते हैं, लेकिन आउटपुट दोनों का डिफरेंट होता है। क्या होता है डिफरेंस? वेरी गुड। किस में आएगा? इटैलिक में आएगा, ईएम में आएगा? ईएम के अंदर आएगा। एम्फसाइज में अगर हम लोग कोई चीज़ लिखेंगे तो जो लोग नॉर्मल पर्सन उनको कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उस केस में उनके लिए ये आपका रीड किया जाएगा स्क्रीन रीडर के थ्रू। तो स्पीकर अगर कनेक्टेड होगा तो वहाँ पर ये बोल के बताएगा इसमें जो भी आपने लिखा होगा मैसेज इटैलिक के अंदर। डिलीटेड जो था हमारा वो किसका रिप्लेसमेंट था? नहीं वो तो यूज हो गया, मतलब रिप्लेसमेंट किसका था ये? अब सवाल बदल गया। हाँ पुराने कौन सा एलिमेंट था जिसका रिप्लेसमेंट बना है? स्ट्राइक है ना। इंसर्टेड किसका रिप्लेसमेंट बना? हाँ मैंने लिख तो रखा है HTML5 की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पढ़ाया हुआ तुम्हें? ना अगर किसी को अंडरलाइन करना है उसके लिए, ठीक है, वहाँ पर इंसर्टेड यूज होगा। और ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये अंडरलाइन का रिप्लेसमेंट था, भाई देख रहे हो यहाँ, ये अंडरलाइन का रिप्लेसमेंट है। तो HTML5 में बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डेप्रिकेट की गई, यानी कि ऑल्टर कर देंगे, भाई इनको अब इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जैसे करेंसी सिंबल वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। एक्रोनियम का भी रिप्लेसमेंट आया था एब्रिविएशन, जो कि हमने कहीं नीचे डिस्कस किया होना चाहिए, ये रहा, इसका भी रिप्लेसमेंट आ गया था।
5 में कुछ चीज़ें पुरानी कंटिन्यू रही, कुछ चीज़ें हमारी हटा दी गई। जैसे स्ट्राइक का रिप्लेसमेंट क्या है, डिलीटेड। इंसर्टेड आपका रिप्लेसमेंट आया अंडरलाइन का। इटैलिक को और अच्छे से यूज़ कराने के लिए ये एलिमेंट यूज़ हुआ, एम्फेसाइज्ड, ठीक है। प्री आज भी यूज़ होता है, पहले भी यूज़ होता था। बाकी करेंसी सिंबल सब आके काम करेंगे। डायरेक्शन सिंबल, कॉपीराइट रजिस्टर, ट्रेडमार्क, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ आपकी कॉमन रहेंगी इसके अंदर। ये कुछ नए टैग आए थे, वीडियो, साइट, एड्रेस, एब्रिविएशन, क्यू। क्यू मतलब कोटेशन, क्योंकि अगर इस तरह का इन्वर्टेड कोड अगर आप लगाना चाह रहे हो तो वो इसी के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई मुझे 1 या 2 पैराग्राफ किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लाके अपनी वेबसाइट पर ऐड ऑन करना है तो ब्लॉक कोड का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग कोटेशन। ये होता है शॉर्ट कोटेशन। एक हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा स्पेसिंग के लिए, उसका नाम क्या था, जिसको लगाने से अगर हमारा सिंगल स्पेस है तो स्पेस डबल कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एंड के आगे क्या लिखते हैं, NBBSP। फुल फॉर्म क्या होती है, N स्टैंड फॉर नॉन, B स्टैंड फॉर ब्रेकिंग, SP स्टैंड फॉर स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। कहीं ना कहीं हमने यूज़ किया होगा इसको भी, अगर नोटपैड पे देखोगे। हाँ, उसके बाद में सेमीकोलन भी यूज़ होता है, करेक्ट। ये देखो यहाँ हमने लगाया हुआ है इसके अंदर, है ना, एडिशनल स्पेस के लिए। एंकर की बात कर लेते हैं। ये रिवीजन चल रहा है अभी अपना, ताकि सारी चीज़ आपको एक बार रिकॉल हो जाए अच्छे से। एंकर में देखो हमने यहाँ पर ना कुछ पैराग्राफ्स डिफाइन किए थे, मल्टीपल, सभी में जस्टिफाई है ताकि आपका टेक्स्ट में स्क्रॉलिंग आ जाए और लेफ्ट और राइट एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आपको दिखाई दे। हमने वेबसाइट के टॉप में लिखा था बॉटम में जंप करने के लिए, और बॉटम में लिखा था टॉप में जंप करने के लिए, है ना। तो इसकी लिंकिंग देखो किस तरह से होती है। इस फाइल को ओपन कर लेंगे यहाँ पर, या मैं वेबसाइट के सोर्स कोड से दिखा देता हूँ। किसी भी लाइव पेज का सोर्स कोड अगर आपने चेक करना है तो Ctrl+U आप प्रेस कर सकते हो, तो आपको सोर्स कोड दिख जाएगा। कोड को अगर एडिट करना है तो नोटपैड ओपन करना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें एडिट तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो ये देखो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, अलाइनमेंट हमने रखा है इसमें राइट रखने से क्या होगा, बॉटम राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई देगा। हमने इसके अंदर एक ए एलिमेंट का यूज़ किया है, और उसमें हमने क्या मैसेज कंटेन किया, बॉटम पर जब यूज़र टैप करेगा तो कहाँ जाएगा, टॉप, और टॉप पर टैप करेगा तो वापस से ऊपर की तरफ। अब देखो ये क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग है। ये वाला जो टॉप है ये इसके साथ कनेक्ट करना है, और इस बॉटम को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो देखिए हमने इस आईडी को रेफरेंस किया यहाँ पर #बॉटम, और इस टॉप को हमने रेफरेंस दिया #टॉप। ध्यान रखना, हैश के साथ कोई भी नेम अगर चलाएगा वो सेम पेज के लिए होगा, मतलब उसका किसी दूसरे पेज से कोई लेना देना नहीं होगा, सेम पेज के लिए। तभी आप यहाँ पर एंकर लिंकिंग को एक ही पेज में ऊपर नीचे एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अगर इसके आगे किसी फाइल का नेम होगा लिखा हुआ, और उसके बाद में फाइल के नेम के बाद में अगर आपको दिखता है वहाँ पर हैश कुछ भी, तो यानी कि उस पर्टिकुलर पेज के किसी सेक्शन में जंप करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होंगे उसको। तो हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था इससे रिलेटेड, एक डेडिकेटेड टॉपिक आया था, लिंकिंग टाइप्स, याद है। लिंकिंग टाइप में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये था ओपन मल्टीपल एंकर लिंकिंग फाइल। आप जब क्लिक करोगे तो ये उसके पर्टिकुलर अबाउट सेक्शन से स्टार्ट हुआ, जबकि ऊपर होम का भी सेक्शन था, सर्विस भी था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने इसकी लिंकिंग में अगर Ctrl+U करके आपको दिखाएं, क्या लिखा, फाइल का नेम, आगे हैश, एंकर का नेम। तो उस पेज में अगर एंकर अबाउट के नाम से मिलेगा तो ये पेज को वहां से ही शुरू करेगा, शुरू से शुरुआत नहीं होगी। रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंकिंग में डिफरेंस कौन समझाएगा?
वो एब्सोल्यूट में भी हो सकता है। रिलेटिव का मतलब होता है कि जो भी हम लिंक एसोसिएट करेंगे वो रूट पर ही होगा। रूट से मतलब हमारा क्या है, इसी फोल्डर में होगा लिंक, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम एक्सटर्नली अप्रोच करते हैं, जैसे कि अगर यूजर गूगल पर क्लिक करेगा तो गूगल ओपन होगा तो एक्सटर्नल हुआ, याहू भी एक्सटर्नल हुआ। इवन ये जो इमेज हमने यहाँ एसोसिएट किया इस पेज के अंदर, ये भी एक एक्सटर्नल इमेज है, क्योंकि आप यहाँ नोटिस करोगे ये लाइव इमेज आ रही है। हाँ, क्योंकि .com वगैरह लिखा है ना इसमें। अगर इमेज आपके अपने कंप्यूटर से होगी तो यहाँ पर लिखा आएगा फाइल, इस तरह से, है ना। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, अगर एब्सोल्यूट इमेज कोई अपनी वेबसाइट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो वही लगाएं जो आपकी अपनी हो, क्योंकि जिस डेटा पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, कल को हो सकता है उस पर्टिकुलर साइट ओनर ने इमेज को हटा दिया तो आपके प्रोजेक्ट से भी इमेज चली जाएगी। तो ध्यान रखिए कि हमेशा रिलेटिव लिंकिंग करनी चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेरी बेसिस पर ठीक होता है, अदरवाइज परमानेंट बेसिस पर सही नहीं है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो रिवीजन हमने अपना कर लिया है। अब इनमें से किसको कहाँ कहाँ पर क्या क्या कंफ्यूजन है, जैसे तुम्हारा इमेज का पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से, आप दोनों की अच्छी सारी चीज़ें क्लियर है। तो टेबल तक पहुँचो, प्रैक्टिस करते अभी तक नहीं? टेबल पे कौन कौन पहुँचा? हाँ, वहाँ तक कर लिया आपने। तो टेबल के मोटे मोटे एट्रीब्यूट बताओ कौन कौन से होते हैं। एट्रीब्यूट में जब मैं पूछता हूँ कंफ्यूजन तो नहीं होता ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ में तो आता है ना एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ये थोड़ी ना होता है। ये देखो, एट्रीब्यूट को ऐसे समझाना जैसे मैंने आपसे सवाल किया तो एकदम सामने वाले बंदे को समझ में जब तुम एक्सप्लेन कर। एट्रीब्यूट वही होता है ना जो हम लोग लगाते हैं। अब हर किसी कैसे पता होगा इंटरव्यू तुम समझाओगे तो कैसे होगा, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो जैसे मैंने तुम्हारी क्लास में एट्रीब्यूट पे एक एग्जांपल दिया होगा, है ना, कि जैसे हमारे खुद के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, जैसे हमारी हाइट कितनी है एग्जांपल के तौर पर, है ना। तो पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कार एक ऑब्जेक्ट, उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसका इंजन टाइप क्या है, उसका बॉडी टाइप क्या है ना। तो जैसे कार की अगर बॉडी की टाइप की बात आती है तो उसके अंदर अलग अलग होते हैं, जैसे हैचबैक होता है, सिडान होता है, एमपीवी, एमयूवी। उसी तरह से हर एक एलिमेंट के अपने चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हमने हेडिंग के अंदर एट्रीब्यूट समझा, सिर्फ और सिर्फ अलाइन होता है। आप हेडिंग को या तो लेफ्ट जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, सेंटर या राइट कर सकते हो। तो एक सवाल आता है कि लेफ्ट क्यों दिया फिर, जो लेफ्ट डिफ़ॉल्ट होता है? तो कौन बताएगा इसका आंसर? बताया था तुम्हारी क्लास में। करेक्ट, ठीक है, बताओ था, बढ़िया होता है। हाँ, अरेबिक या उर्दू जो लैंग्वेज होती है वो राइट टू लेफ्ट चलती है। अब उन्हें कोई चीज़ लेफ्ट में लिखनी हो तो कैसे करेंगे? उनका डिफ़ॉल्ट राइट होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है। तो दोनों जगह प्रॉब्लम ना आए इसलिए अलाइन लेफ्ट भी दिया जाता है, लेफ्ट वालों के लिए, और राइट वालों के लिए राइट भी होता है। अब आपको कहोगे भाई लेफ्ट तो पहले से तो लेफ्ट क्यों दिया? फिर राइट वाला जिसका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगा उसके लिए तो लेफ्ट नहीं है ना, इसलिए दिया। इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ये, तो ये इसके दिमाग में रह गया, याद रहा इसको, बाकी किसी को याद नहीं। समझ गए? तो देखो, अच्छी बात यह है कि हम सबको कुछ ना कुछ पता है। अब आप सब लोग ये देखो कि तुम लोग ग्रुप में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप निकल के चले जाते हो। लेकिन अगर 1 घंटे भी अगर आप इस रूम में बैठ के अगर कर सकते हो कुछ प्रैक्टिस अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, खुद से क्वेश्चन कर लो। जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ देखो आप लोग खुद ही सीख जाओगे सारी चीज़ें, लेकिन ये करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं तो कई ऐसी जगह देख लो जहाँ पर बैठ के आप, ऊपर भी लैब्स हैं, आई थिंक कुछ प्रैक्टिस लैब तो होगी ना ऊपर, या नहीं है? मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरा जाना बहुत कम होता है। देख लेना, कोई ना कोई प्रैक्टिस लैब होगी ज़रूर ऊपर भी, जो बैक साइड में है ना, स्टेयर्स की तरफ शायद उधर है। इसी काम नहीं कर रहा वहाँ का, तो कोई नहीं, कंप्लेंट रेज कर देना, करवा देंगे इसी। ठीक, अंशु मैडम को बोल देना।
बैठना है, सर ने बोला है तो करवा देंगे, है ना। लेकिन टाइम निकालो थोड़ा बहुत, एक आध घंटा, या जैसे मत रुको क्लास का, हो सकता है आपको लेट हो जाता पहले या तो 1 घंटा, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। अब देखो तुम सबके पास हर एक चीज़ का आंसर है ना। जैसे जो मैंने पूछा लेफ्ट का इसके पास निकल आया, उन्होंने मुझे बहुत सारे आंसर दिए वहाँ से, तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ें बता दी, है ना। इसने भी 1-2 चीज़ें बताई है हमें, मुकुल ने भी ट्राई किया, तो पता सबको है, बस इन चीज़ों को एक जगह जोड़ने की ज़रूरत है। तो जैसे एक बंदा लैपटॉप चलाओ, भाई मैं ये लिख रहा हूँ, बताओ इसमें एक एक करके क्वेश्चन पूछो सबसे कि इसमें क्या क्या लग सकता है, ठीक है। अब पहले देखो तुम में से टाइपिंग स्पीड किसकी सही है, जो लिखता जाए और फटाफट कोई बताता जाए, ट्राई करते जाओ। तो थोड़ा सा अगर आप ग्रुप में एफर्ट डालोगे ना, क्योंकि आगे जाके क्या करना है, कोई भी वेबसाइट एक अकेला बंदा नहीं बनाता, टीम बनाती है। और जब टीम की अगर कहते हैं ना, अगर ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी तभी एक प्रोजेक्ट बनेगा। तो निकिता तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पर? नहीं मतलब अरीना में टोटल कितना टाइम हो गया? तुमने वाला प्रोजेक्ट देखा था क्या, जो बच्चों ने एक वो बनाया था, एक अर्बन कंपनी का प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें यूआई यूएक्स में, शायद तुमने तब ज्वाइन किया होगा, तब ऐलान हुआ था। ये दूसरा ऐलान है, वो पहले वाले ऐलान में हुआ था। तो कोई है इतना पुराना बच्चा यहाँ पर? नहीं है। तो वो उस ग्रुप ने पता है क्या, 6 महीने कोर्स खत्म होने के बाद प्रोजेक्ट पे काम किया था। सबको जॉब मिल रही थी, 15,000, 20,000, 25,000 सबको जॉब मिल रही, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया किसी को भी। कुछ बच्चों को ये लगता था कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। उसके बाद उस बैच से सारे बच्चे जो निकले हैं ना, यहाँ प्रोजेक्ट बनाएगा 45,000, 40,000, 35,000 ऐसे प्लेस हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रुप वर्क। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि कल को आप मार्केट में जाओ, मार्केट में लोग आपको नेगोशिएट करें कि भाई अभी तो तुम्हें बहुत सिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो बेटर इसकी यहीं सीख के चले जाओ, अच्छी प्लेसमेंट होगी तुम्हारी। कामयाब होने का देखो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ आपको, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद से थोड़ा सा अपना मेहनत कर लोगे। तो उसके बाद 1-2 घंटा घर जाकर अपना कोई भी प्रोजेक्ट कंपाइल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी अब हम लोग कंपाइलेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी अलग अलग हम पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स हर एक प्रोजेक्ट में काम में नहीं आएंगे। जैसे हेडिंग के अंदर लेफ्ट सेंटर राइट होता है, तो तीनों तो कभी लग नहीं सकते एक साथ, क्लियर है ना। या जैसे पैराग्राफ में लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड होता है, तो सारे तो नहीं लगा सकते ना, कोई एक ही लगेगा। लेकिन पता होंगे तभी तो आप कर पाओगे चेंजेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कहाँ पर कौन सा लगाना है। तो चीज़ें सब पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। ये नहीं कि बस इतना ही काम में आता तो इतने से काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिमांड डिफरेंट डिफरेंट होती है। चलो मुझे आज कुछ ऐसा बना के दिखाओ कि मैं ऐसा कुछ लिखूं वहां पर कि जिससे वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में आके डायरेक्ट सर्च हो जाए। जैसे मैंने तुम्हें यूट्यूब सर्च सिखाया था, गूगल सर्च सिखाया था, कोई प्रोडक्ट में कीवर्ड कुछ भी लिखूं वो यहाँ के सर्च हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सर्च फील्ड। तो इसमें कुछ लिखो, जैसे कि स्मार्ट टीवी सर्च कर लेते हैं। अब यूआरएल को ध्यान से पढ़ो ऊपर, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें तुम्हारे काम का क्या है? सर्च है, और टीवी नहीं, उसमें मत जाओ, वो तो कुछ भी हो सकती है ना क्वेरी। मुझे अपना अगर कोड करना हो कुछ ऐसा कि फ्लिपकार्ट पर डेटा सर्च हो जाए, जैसे आपने यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करना सीखा, तो फ्लिपकार्ट पर अगर आपको कोई डायरेक्ट सर्च कराना है तो कैसे कराओगे? क्यू। क्यू क्या है? क्वेरी है, बिल्कुल। तो कहाँ पास करोगे इसको? आईडी में? नहीं, आईडी का काम क्या था, कौन बताएगा? फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर आईडी का काम क्या होता है? आईडी मतलब जब हम लोग लेवल फॉर लिखते हैं
तो जो फॉर में लिखते हैं वही आईडी में लिखते हैं, ताकि अगर कोई फील्ड में क्लिक करे वेल एंड गुड, अगर वो नेम पर क्लिक करे तब भी कर्सर फील्ड में ही आ जाए। देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल के लिए मैं फर्स्ट नेम पर क्लिक करता हूँ, कर्सर कहाँ गया ऑटोमेटिक, इस फील्ड में आ गया। चलो पता लगाते हैं इसके बारे में इंस्पेक्ट करके। फॉर में क्या लिखा था हमने, एफ नेम, आईडी में हमने क्या लिखा था, इसी वजह से काम कर। अब मान लो कि आप इसका एफ नेम की जगह नेम्स कर देते हो, अब क्लिक करके देखो कर्सर नहीं आएगा, ऊपर आइए। तो वो नेक्स्ट वाले को टारगेट कर रहा है जहां पर उसका मैच कर रहा है। लेकिन पहले क्या था, जैसे मैं क्लिक करता कर्सर वहीं का वही नेक्स्ट फील्ड में आ रहा था। डिफरेंस बता रहा है। तो आईडी का काम ये होता है, तो आईडी तो नहीं डालना है। देखो कुछ भी डेटा अगर आपने सर्च कराना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर डोनाल्ड डक और सबमिट किया आपने, तो क्या लिखा है, क्वेरी एफ नेम इक्वल टू, फ्लिपकार्ट में क्या हो रहा है, सर्च क्वेरी क्यू इक्वल टू, यानी कि क्यू जो है वो फील्ड का नेम है। अब ट्राई करके देखो, ये हम लोग गूगल वाला एग्जांपल ले लें, यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको नोटपैड में, और यहाँ पर इसी में हम क्या बना दें, सर्च योर क्वेरी हियर ऑन फ्लिपकार्ट। तो फील्ड का नेम क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि वहाँ क्यू इक्वल टू लिखा रहा है। इसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लिपकार्ट, flipkart.com, आगे क्या लिखा रहा था, सर्च। बस अपना काम हो गया, और बटन का नाम चेंज कर दो, फ्लिपकार्ट। अब इस फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करो, तो कितने लोगों को लगता है सर्च हो जाना चाहिए, कुछ सर्च करें। मैं लिखा स्मार्ट टीवी एंड फ्लिपकार्ट सर्च, आ गया टीवी, है ना। तो अमेज़ॉन की बात कर लेते हैं, amazon.in। तो सबसे पहले हमें कुछ सर्च करना चाहिए इसके अंदर, तो जैसे हम यहाँ जाके लिख देते हैं भाई, जैसे कि सैमसंग का एक फ़ोन हमें दिखाई दे रहा है, हम सैमसंग सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ज़रा कैसे बनाओगे, अमेज़ॉन पर अगर सर्च करना हो तो कि, और क्या ज़रूरत की चीज़ है इसमें, तो इन्होंने amazon.com.in की बात देख रहे हो, एस लिखा हुआ है, इन्होंने सर्च को एस से लिखा है, तो यूआरएल में एस होना चाहिए आपके, एक तो। दूसरा के मतलब की वैल्यू क्या है, तो हर किसी डेवलपर का अपना फंडा होता है, क्योंकि बीइंग अ सर्चर आपको इससे क्या लेना देना, सर्च की, तो सर्च की क्या है, सैमसंग गैलेक्सी। तो चलो हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या ये हमारे लिए काम करता है या नहीं। तो यूआरएल में क्या लिखेंगे, amazon डॉट, और यहाँ पर ओनली एस, फील्ड का नेम क्या हो जाएगा, के, चलिए पेज पर आते हैं अपने, उससे कोई दिक्कत नहीं ये तो क्लियर करना है, वो तो लेवल है ना यूजर के लिए, हमें क्या दिखाना है, मेरी मर्जी में कुछ भी लिख, हमारा कोड सही होना चाहिए, कोड सही है हमारा, तो सर्च हो गया ना। अब यहाँ पर कर दो अमेज़ॉन, नहीं तो एंड यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई लिखा तो फ्लिपकार्ट है, सर्च अमेज़ॉन में ये क्या स्कैम चल रहा है। चलिए, तो ये आपका देखो हो गया, तो यहाँ से अमेज़ॉन की सर्चेज आपकी कमिट हो सकती हैं। OnePlus सर्च हो गया, तो हम सर्च करना सीख गए ना चीज़ों को। ऐसे आप बना सकते हो किसी भी वेबसाइट के लिए लिंक,
आज की क्लास से रिवीजन ठीक ठाक हो गया अपना? अब तो थोड़ा सा डर खत्म हुआ होगा, कंफ्यूजन खत्म हुई होगी चीज़ों को लेके, और कुछ क्लैरिटी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके पूछ सकते हो, भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। मार्क, हाँ पॉसिबल है, CSS से कर सकते हो। नहीं, HTML में नहीं, HTML ने डिफ़ॉल्ट में येलो कलर ही उसका दिया हुआ है। देखो, स्टाइलिंग और ब्यूटिफिकेशन का जो काम है, अपीयरेंस का जो काम है, वो CSS के अंडर में आता है। HTML से तो बस आप एलिमेंट बताओगे, ठीक है। HTML से कभी भी कोई वेबसाइट आपकी पोजीशन नहीं होती सही से, स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। लेकिन अब जैसे हमने ये फॉर्म बनाया, फॉर्म क्या होता है? एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने फॉर्म के बाद में क्या कोई BR लगाया? नहीं लगाया ना, लेकिन वो अपने आप ही नई लाइन खुद से बना रहा है ना। क्यों बना रहा है? क्योंकि फॉर्म इज अ ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ सर्च करूँ अपनी फाइल को, तो क्या नोटिस करेंगे हम लोग? इंस्पेक्ट, तो जो फॉर्म की विड्थ होगी ना, फुल विड्थ होगी। ये देखो पूरा विड्थ ले रहा है ना, ऊपर देखो ब्लू कलर का पूरा विड्थ आ रहा है ना, ये देखो। दैट्स वाई मुझे BR लगाना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली नई नई लाइन के अंदर हमारे बनते ही चला गया। टेबल डिस्कस किया जाए थोड़ा सा। पहले तो टाइप्स ऑफ लिस्ट कितने होते हैं? थोड़ा लाउड बोलो, क्या क्या होता है? नेस्टेड ना, तो नेस्टेड कोई लिस्ट नहीं होता। हाँ, डेफिनेशन नहीं, लिस्ट में भी होता है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ कि लेट्स से आपको इस तरह का कुछ ड्रॉप डाउन बनाना है, या मैं अमेज़ॉन का अगर ओपन कर दूँ आपके सामने, ठीक है, और कहीं पर अगर कोई ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जैसे यहाँ भी इन्होंने फोटो, इनके में ड्रॉप डाउन करना, जैसे यहाँ आप देखोगे ड्रॉप डाउन से राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, या यहाँ आ जाओ फ्लिपकार्ट के अंदर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कौन को। ये देखो ना, सारे यहाँ पर डिफाइन है इस तरह से, ठीक है। ए टैग दिखाई दे रहे सब डिव के अंदर। इन्होंने ULLI यहाँ नहीं चलाया, शायद यहाँ चलाया, और यहाँ देखते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है चीज़ों को बनाने का, नहीं यूज़ किया। इनका देखते हैं, शायद इन्होंने यूज़ किया। यहाँ ये इंस्पेक्ट, ये देखो दिखाई दे रहा है ULLI। तो जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो ना, उसमें ज़्यादातर आपकी वेबसाइट्स ULLI के थ्रू बनी होती है, खासकर नेविगेशन सेक्शन। ये देखो पूरा नेविगेशन किससे बना? ULLI के थ्रू। देख रहे हो, भर भर के ऑप्शन है। तो 3 तरह के मेरे पास लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तीनों में क्या डिफरेंस होता है? अनऑर्डर का तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि उसमें सीक्वेंस नहीं होता, ABCD 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो अगर आप फाइल अपनी रन करोगे तो इस तरह से रिजल्ट आते हैं। फिर इसके अपने 3 टाइप्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। ऑर्डर लिस्ट में टोटल 5 होते हैं। 1 2 3 4 डिफॉल्ट होता है, ABCD, स्मॉल ABCD, रोमन, लोअर रोमन, और हम इसमें एक और एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। ये कैसे चेंज होगा इसके बारे में कौन बताएगा? कि 1 की जगह पर 5 हो गया, इसके लिए क्या लिखा होगा आपने? इसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट पास किया था, स्टार्ट। ये देखिए, तो हम सीक्वेंस बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्रेक तब भी नहीं होगा, 5 6 7 8 कंटिन्यूटी में ही आएगा। डेफिनेशन
जैसे आप लोग कोई भी एक्सप्लेनेशन डालते हो स्कूल कॉलेज टाइम में ना, वही सेम तरीका रहेगा। नेस्टेड कोई टाइप नहीं होता, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को क्लब करना, ठीक है, यानी कि ए बी सी डी मेन टॉपिक हो गए, बी के कुछ सब टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बिना ULLI के नहीं बन सकती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेविगेशन इसी से बनता है। जैसे मैं एक और आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, आप ये देखिए, होम सर्विस प्राइसिंग कॉन्टैक्ट है ना। अब राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तो क्या दिख रहा है, ULLI। अब सर्विस वाला जो पार्ट है हमारा, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर फिर से और ड्रॉप डाउन खुल रहे हैं, तो ये क्या है, देखो ULLI के अंदर फिर से ULLI है, तो यानी कि सब मेन्यू जो बनते हैं वो भी ULLI से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये सारा जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसके अंदर यहाँ सब डेली हॉर्स को वगैरह अपना इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने इनपुट टाइप एक आपको क्या पढ़ाया था, अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना हो तो इसको क्या बोलते हैं, जो इस तरह स्लाइड हो रहा है, लास्ट क्लास से पढ़ा था हमने। हाँ? नहीं, पैटर्न नहीं, पैटर्न का तो वो होता है ना कि भाई हम इनपुट क्या ले रहे हैं, हम तो कोई इनपुट नहीं ले रहे ना यहाँ से। एक पढ़ा था ना इनपुट टाइप रेंज, ठीक है। तो ये रेंज का काम, इसलिए मैंने आपकी एक फाइल बिल्कुल डेडिकेटेड अलग से बनाई थी। कितने सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स होते हैं, तो इसी में आपको एक मिलेगा रेंज। अगर हम यहाँ लिखें रेंज तो आपको ये मिलेगा, देखो। लेकिन हमारे वाला जो रेंज है और जो उसका रेंज है, दोनों फर्क है। उसमें बोथ साइड से एडजस्टेबल है। फ्लिपकार्ट में अगर आप नोट करोगे तो आपको दोनों साइड से एडजस्टेबल मिलेगा, ये इधर से भी तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। जब आप आगे थोड़ा एडवांस हो जाओगे, jQuery UI, इसके अंदर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसके अंदर स्लाइडर के अंदर जब आप आओगे तो देखो स्लाइडर आ गया यहाँ पर। अब हमें चाहिए रेंज स्लाइडर, तो जैसे प्राइस इस बीच से इसके बीच में है ना। अब जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लाइव म्यूजिक का एक्सपीरियंस आपको ऑफर करती हैं, तो आप देखते हो म्यूजिक प्लेयर में एक सिस्टम होता है इक्वलाइजर में, जहाँ पर जाके आप बेस चूज कर लेते हो या फिर आप क्लासिकल चूज कर लेते हो, जिससे म्यूजिक का पूरा टोन ही बदल जाता है। तो आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी उसी से बना हुआ, ये उसका एडवांस लेवल है कि मेन मास्टर वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल होगा, बेस ट्रेवल आपने जो भी कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो अपन ठहरे डेवलपर कुछ भी बना सकते हैं, जो आपको टेम्पो चेंज करना उसका सब बदल जाएगा। तो ये अपना फॉर्म तक का पार्ट आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। और एट्रीब्यूट अभी हमारे बचते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। प्लेस होल्डर तक हमारा डिस्कस हुआ था, लेकिन आज का क्लास मैंने आपको एक क्विक रिवीजन फिर से इसलिए दिया सो दैट कि आपको अच्छी चीज़ें पता चल जाए। नेक्स्ट क्लास में फॉर्म के बारे में पढ़ के आना, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब चीज़ें लिखाई हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस किस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं पूछूं पैटर्न हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए टेक्स्ट, डेट, सर्च, URL, टेल, ईमेल एंड पासवर्ड।
ठीक है। तो उसके बाद जब कभी आप फॉर्म बनाओगे तो आपको फॉर्म बनाने में ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ लगाना है, क्योंकि हर एक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें, देख रहे हो ना। तो फॉर्म के ऊपर मैंने आपको सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। अगर आप देखोगे ना, फॉर्म 1 2 3 4, मतलब कि हमने 10 तारीख को भी फॉर्म डिस्कस किया था, 13 आज मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये भी 10 तारीख को ही हमारा हुआ था। इनपुट एट्रीब्यूट्स ये हमारे उसी क्लास के अंदर कंप्लीट हुए थे। तो एक वेबसाइट बिना फॉर्म के अधूरी है। जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से अगर किसी पर्सन को कोई प्रोडक्ट लेना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लॉगिन साइन अप, फॉर्म के थ्रू ही पॉसिबल होगा। और जब लॉगिन साइन अप कर लोगे, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करोगे, और जब ऑर्डर प्लेस करने जाओगे तो एड्रेस मुझे डालना होगा, अगेन फॉर्म का काम आ गया। तो बिना फॉर्म के कोई भी वेबसाइट से आप ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर्म तो हर वेबसाइट का एक बेसिक नीड है आज की डेट में। तो फॉर्म के साथ फेमिलियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। और कोई ऐसा पार्ट लग रहा है किसी का, कोई भी, चाहे रिवीजन में दोबारा से पूछना हो सकता है ना समझ में आया, अभी भी बताने के बाद दोबारा पूछ लो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलते हैं। और लैपटॉप कैरी ज़रूर करो सभी लोग साथ में, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो अपना यहाँ पर चला के देखो। क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब लोग कोई कोड लिख रहे होते हैं तो आपको वो पता नहीं चलता मिस्टेक अपना, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा देखता है तो एकदम पता चल जाता है यहाँ गलती हुई है। जैसे इन्होंने पूरी कोशिश की इधर से इमेज डालने की, लेकिन फोल्डर का नेम गलत हो गया, है ना। तो अपनी गलतियाँ जल्दी से पता चलती नहीं है हमें, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा डूज एंड डोंट्स की। अगर कोई डेटा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। देखो ये फाइल अपने पास यहाँ ओपन है। अब ये फाइल, या मैं कोई और इससे बड़ी फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि HTML के इनपुट टाइप्स। अगर हम लोग इस फाइल को ओपन करें तो आप देखो काफ़ी बड़ी फाइल है, देख रहे हैं कितना स्क्रॉलिंग है इसके अंदर। अब आपने मान लीजिए पूरा कोड बिल्कुल सही किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती से आपसे एक स्लैश हट गया, एक स्लैश हटा बस मुझसे, जग सुना सुना लगे, कुछ नहीं है इसमें। इतना लिखा भाई कहाँ गया। तो इसलिए छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, लगा दोगे वापस आ जाएगा। सिर्फ एक स्लैश मैंने उससे ले लिया, नाराज हो गया। देखो तो एक छोटा सा एरर आपके पूरे काम को खराब कर सकता है, जबकि हमारे पूरे कोड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि सर मैंने सब कुछ सही लिखा, मैंने 10 बार चेक कर लिया, 20 बार चेक कर लिया, मुझे कभी नहीं पता चला। तो यहाँ ध्यान देना कि जब ये ऐसा एरर बनेगा ना, तो आप नोटिस करना ऊपर यहाँ पर, अगर हम इसको अलग करके देखेंगे तो यहाँ टैग प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब कि टाइटल में फॉल्ट हुआ है। लेकिन अगर तुम इसको क्लब करके ढूंढ रहे होगे ऐसे, तो जगह होगी नहीं, तो तुम्हें गलती पता चलेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि हम इस तरह के एरर बहुत सारे झेल चुके, तो हमें पता है कि ये फॉल्ट क्या है, कि टाइटल क्लोज नहीं है, क्योंकि टैग प्रिंट हो रहा है ना टाइटल की जगह पर। तो बस समझ जाओ, जाके बस उसको फिक्स करो, और ये देखो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और ये तरीके से स्टार्ट हो गया। देखो HTML का ना कोई लिखकर ऐसा बहुत बड़ा एरर नहीं आता जिसकी वजह से आपको कभी पता नहीं चलेगा गलती हुई कहाँ। जिस दिन जावास्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी ना, तो जावास्क्रिप्ट के एरर यहाँ आते हैं पीछे कंसोल के अंदर, कि आपने क्या मिस्टेक की, किस लाइन नंबर में गलती की है, क्या अनएक्सपेक्टेड ऐसा आपने किया जिसकी वजह से वो एरर बना है। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा उस दिन कंसोल के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ सबसे नीचे, और इस पेज में एक स्क्रिप्ट टैग इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। और मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट रिटन बाय जावास्क्रिप्ट। फाइल को सेव कीजिए, ब्राउजर में रिलोड कीजिए, सबसे नीचे आइए, तो जावास्क्रिप्ट से मैटर लिखा आ रहा है। अब मान लो आपसे कुछ गलती हो गई, आपने टी नहीं लिखा, ठीक है,
कंसोल में देखो लिखा आ गया, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। किस लाइन में गलती हुई है? लाइन नंबर 333वीं लाइन में आपसे एरर हुआ है, उस लाइन पर जाओ, फिक्स करो। तो क्लिक करोगे सीधे वो लाइन पर आपको लेके आएगा, ये लाइन गलत है। तो आगे की जर्नी जो अभी तुम यहाँ चला रहे हो वो पीछे चलेगी फिर इधर, ठीक है? तो अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो बस यहाँ टी लगा दो और ये देखो प्रॉब्लम सॉल्व, अब कोई एरर नहीं। लेकिन HTML और CSS का एरर नहीं आता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको बिल्कुल एरर फ्री लिखना आना चाहिए आपको। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी सारे हमें चीज़ों के ऊपर दोबारा से क्लियरिटी मिल चुकी है ना? अनिकेत रावत, शेयर किए, कुछ पूछना है इसमें? याला आपने ना स्पेस नहीं लगाया, देखो आपकी एरर सामने आ गया। H2 स्पेस ID लिखना था, जिसके से काम नहीं किया इसने, हर जगह सेम गलती है। बस इतना ठीक कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हम लोग देखो जंप नहीं कर पा रहे, तो नोटपैड में आएंगे, फाइंड करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे विद और रिप्लेस ऑल। अब यहाँ पर आपने एक और रूल ब्रेक किया है, आपने हर जगह डेमो लिखा हुआ है। आईडी यूनिक होती है, यूनिक इन द सेंस कि सेम नेम रीयूज नहीं हो सकता है ना? तो आपको अगर चैप्टर 3 पर जाना है क्लिक करके, तो आप यहाँ पर चैप्टर 3 डिफाइन करते। अब देखो चैप्टर 3 जो है वो हमारा इस पॉइंट पर अवेलेबल है। तो मैं जैसे चैप्टर 15 पर आपको ले जाके दिखाता हूँ। 13 आपने डिफाइन किया है, 13 पे ले चलते हैं। तो 13 आपने कहाँ लिखा है? यहाँ। इसको नेम कर दो डेमो 13। अब आपने इसका लिंक जहाँ डिफाइन किया उस पर आते हैं, डेमो 13। पेज को रिलोड करिए और ये देखिए आ गया आपका 13। लेकिन नीचे डेटा ज़्यादा नहीं था, इसलिए बिल्कुल टॉप से शुरू नहीं हुआ। बट अगर मैं पेज को थोड़ा छोटा कर दूं इस तरह से, अब आप नोटिस करना जैसे आप 13 को हिट करोगे 13 सीधे सामने आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्रॉलिंग पर डिपेंड करता है। स्क्रॉलिंग अगर पेज में गुड इनफ है तो सही काम करेगा। इसी तरह से चैप्टर 3 पर हमें जंप करना है, तो हमने लिखा है C3, तो यहाँ पर लिख दीजिए C3, Ctrl+S प्रेस कीजिए, रिलोड कीजिए, पेज को छोटा कर लीजिए और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे देखो काम करेगा। क्लियर? और कोई फाइल? ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आज आप लोगों के साथ, काफ़ी चीज़ें आप लोग समझना स्टार्ट कर चुके हो। थोड़ा सा और मेहनत करो, हो जाएंगी चीज़ें। कोडिंग बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और खासकर जो आप लोग पढ़ रहे हो वो तो बहुत बेसिक पार्ट है। बस सॉफ्टवेयर से निकल के आप लोग इसमें पहुंचे हो, इससे थोड़ा सा आपको लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अटेंडेंस सबका हो गया था ना? आज कौन नहीं है? जानवी 2 क्लासेस से नहीं है, ठीक है।